गुड मॉर्निंग। जो लोग ऑनलाइन में हैं, प्रियंका वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो वेलकम टू सीएमए फाइनल। और कैसा फीलिंग आ रही है बताओ पहले तो। बड़े हो गए। हाँ। अच्छा लग रहा है क्या, या डर लग रहा है? डर लग रहा है अभी से ही? ये तो खूब टाइम है। इंटर आ गया ना समझ में। एक्चुअली इंटर से इजी होता है फाइनल। क्योंकि रीजन क्या होता है, इंटर में अपन कहाँ से आते हैं, फाउंडेशन से। और फाउंडेशन लेवल तो कितना क्या होता है, 11 12 बेसिक। और जो अपना इंटर है, वो एक्चुअली जो अपना प्रोफेशनल लेवल होता है, वो होता है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया, वो प्रेशर झेल लिया, सारे पेपर्स एक साथ निकालने का, कैसा फील हुआ था? मजे आए होंगे बहुत। बहुत नींद वींद भी की होगी, दिन में 12 12 घंटे, है ना? हाँ। तो अगर आपने वो प्रेशर झेल लिया ना, तो फिर फाइनल में क्या होता है, अपन प्रिपेयर्ड होते हैं कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से हैंडल करनी है चीजें। तो कंटेंट पे ध्यान देना होता है, वो एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है ना, वो सब चीजें नहीं आती है। और अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो गई है, पहले हमें लीगल लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, क्या वर्ड्स है, कैसे हैं, प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है। अभी हमें वो सब कुछ आता है। तो अभी आपको कंपैरेटिवली बेटर ही लगेगा। लेकिन ये डर बैठ के पढ़ोगे ना अगर, कि हाई लेवल है, हो नहीं पाया तो क्या, वो नहीं रखना है हमें। तो बिगिनिंग से ही हमें क्या रखना है, कि डे वन से डे टू डे रिवाइज करते जाओ। रिवीजन अगर अभी से ही कर लोगे तो एंडिंग में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और फिर तो ये कंसेप्ट जो है वो आप साथ के साथ पढ़ लोगे, तो आप नेक्स्ट डे ही आके पूछ सकते हो कि ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो हमने अगले दिन ही पूछ लिया, तो वो खींचेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर होगा फिर देखेंगे, उसके बाद तो भूल गए पूछना क्या था। तो इसीलिए डेली के डेली रिवाइज करके क्लास में पूछ लेना। ठीक है, चलो। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपना पेपर नंबर 13। अच्छा, ये वैसे तो पेपर नंबर 13 है, बट अगर हम बात करें तो अपना फाइनल का ये पेपर नंबर 1 है। तो क्योंकि अपने कैसे होते हैं, 4 पेपर फाउंडेशन में आते हैं, उसके बाद में 8 पेपर इंटर में रहते हैं, तो 12 तक वहां हो गया। एंड देन 13 ऑनवर्ड्स अपना क्या पे आ जाएगा, फाइनल में आ जाएगा। ठीक है। तो जो अपना फाइनल का फर्स्ट पेपर है, और ओवरऑल अगर हम लोग देखें, तो अपना कौन सा है, पेपर नंबर 13। पेपर नंबर 13, वैसे तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लॉ। हमें शौक है हर चीज को निकनेम देने का, तो वैसे तो हम इसको क्या बोल देंगे, लॉ। पर इसका पूरा नाम क्या है, CEL। एंटायर नेम क्या है, CEL। अब फुल फॉर्म क्या हुआ, C है अपना कॉर्पोरेट, E है अपना इकोनॉमिक, एंड देन L से अपना क्या है, लॉस। तो ये पूरा अपना पेपर क्या रहेगा, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। तो ये जो है वर्ड्स, ये सब के पहले हमें मीनिंग देखने होंगे, और फिर हम बढ़ेंगे आगे कि एक्चुअली अपना सब्जेक्ट क्या है और हमें उसको कैसे डील करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो वैसे हम तो ये बात कर चुके हैं, लेकिन जो नए हैं या जो ऑनलाइन में है। ठीक है। हाँ। तो जो नए हैं, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अपने सीएमए नॉर्मली हमें क्या सुनने मिलता है, सब कुछ क्या है, प्रैक्टिकल है। और गलती से अगर थ्योरी आ गई उसमें तो हमारी क्या अप्रोच रहती है, क्या अप्रोच रहती है थ्योरी की? पहली चीज तो क्या रहती है, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम अगर जून में है, तो हम उठाएंगे अप्रैल या मई में उसको, और फिर मारेंगे रट्टे। बन जाएंगे हम तोते, पैरट। और क्या मारेंगे उसके लिए, रट्टे मारना चालू करेंगे। यही करते हैं हम लोग नॉर्मली। क्योंकि सीएमए या सीए दोनों में ही अगर हमें बात करें, तो उनको क्या लगता है कि हम जो क्लियर होंगे, उसका मेन जो रीजन होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिकल पढ़ लो। प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, मतलब हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं, पर ये 100% करेक्ट नहीं है, ये पार्शली करेक्ट है। पहली चीज तो ये, क्या आपको लग रहा है ये पेपर आपका 10 या 20 या 30 मार्क्स का है, ये किसी के साथ में आ रहा है तो आपका ऐसे ही हो जाएगा? नहीं। ये जो पेपर है, वो पूरा अपना कितने मार्क का पेपर है, 100 मार्क्स का है। और ये पूरे पेपर में
दो पार्ट्स है अपने, एक कौन सी लॉज है, कॉर्पोरेट लॉज है, एक कौन सी लॉज है, इकोनॉमिक लॉज है। तो ये दोनों जो है ना, इसमें कहीं पर भी गिनती का कुछ भी प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है। नॉर्मली अपना क्या होता है, कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल होता है सब्जेक्ट में और कुछ पोर्शन क्या होता है, थ्योरी। पर लॉ के पेपर में कहीं पर भी आपको प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं मिलेगा। तो ये पूरे 100 मार्क्स हमें कैसे सिक्योर करने होंगे, थ्योरी पढ़ के। अब ये 100 मार्क्स बहुत कम लग रहे हैं क्या? अगर कम लग रहे हैं तो मैं एक चीज डराऊंगी। अब ऐसे नहीं है कि फर्स्ट क्लास में हम डर रहे हैं, नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें प्रैक्टिकली चीजों को सुनना है। अब अगर आपका फर्स्ट हम ग्रुप की बात करें, जिसको हम यहाँ पे ग्रुप 3 बोलते हैं, तो यहाँ पे जो अपना ग्रुप 3 रहेगा, उसके 4 पेपर्स हैं। चारों कितने कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं। तो तुम्हें पता होगा, आप सब इंटर क्लियर करके ही आए हैं, तो कितने परसेंट चाहिए हमें पासिंग परसेंटेज? पासिंग परसेंटेज अपना 40% का रहेगा। और क्या आप इंडिविजुअल अगर 40% ले भी आओगे, तब भी क्या पास हो जाओगे क्या? पास तो नहीं होगे। आपको एक और चीज ध्यान में देनी है, क्या चीज? एग्रीगेट आपको कितना परसेंट स्कोर करना है? एग्रीगेट आपको 50% स्कोर करना है। तो इंडिविजुअल 40 चाहिए और एग्रीगेट 200 तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब मान लो आपके जो बाकी के 3 पेपर्स हैं, उनमें आपकी सबकी क्या आ गई, एग्जेम्पशन आ गई, या अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए, 50 60 70 भी आ गए। और गलती से जिसको थ्योरी को, जो हमने इग्नोर किया था कि हम कब पढ़ेंगे, मई में या अप्रैल में, वो हमने उठाया, वैसे ही रट्टे मार लिए। पेपर थोड़ा सा अजीब आ गया, हमें समझ नहीं आया, जो हम रट के गए थे वो हम लिख नहीं पाए, वहां पे जाके हम भूल गए। होता ना, एक वर्ड भूल गए बीच का, पूरा पैराग्राफ ही नहीं बनता फिर। और हम बना तो सकते नहीं है, बिकॉज हमें तो आता ही नहीं है, क्योंकि हम कैसे पढ़ के गए हैं, रट्टा मार के पढ़ के गए हैं। अब वो हमें नहीं आया और हम लिख नहीं पाए, और गलती से 39 आ गए। गलती से कितने आ गए, 39। अब कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है? वो 3 पेपर में एग्जेम्पशन, रैंक भी आ सकती थी हमारी, पर क्लियर ही नहीं हुआ पेपर। और ये तो डाउट नहीं है ना, वो तुम पे दया खा के 1 नंबर दे देंगे। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यहाँ पे उनको मार्क्स काटने बहुत मजा आता है। तो वो कमियां ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट कर पाए। तो ऐसा नहीं होगा कि वो 39 है तो एहसान खा लिया, चल ठीक है 1 नंबर में क्या ही जा रहा है, नहीं देंगे। अगर उसको पास नहीं करना है ना, तो वो तुम्हें वो 1 मार्क्स भी नहीं देगा। तो तुम देख रहे हो, एक सब्जेक्ट है पर पूरा 100 मार्क्स और उसकी इंपॉर्टेंस। अगर वो ही क्लियर नहीं हुआ, तो क्या आप यहाँ पे अपना ग्रुप क्लियर कर पाओगे? नहीं। फिर गए आपके आगे के 6 महीने। कितना ही कह लो, वो अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट है ही ना, जो आपका क्लियर हो सकता था। और दूसरी चीज ये है कि ये पेपर को ना हम अंडर एस्टिमेट इतना कर देते हैं कि ठीक है हो जाएगा, या कुछ लोग डरते हैं। दो चीजें ही होती हैं, या तो हम क्या करते हैं, हो जाएगा, इजी है, थ्योरी है, रटना है। या कुछ लोगों को क्या लगता है, थ्योरी है, हो ही नहीं सकता हमसे। तो वो डर के चक्कर में भी उठाते ही नहीं है कि एंड में पढ़ लेंगे, पहले जो आता है पहले वो कर लो। तो ये दोनों ही अप्रोचेस गलत है, हमें इसको साथ साथ पढ़ते रहना है। अब एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ पे तुमने इसको, इसमें हम अप्रोच अपनी ये रखेंगे कि हम जितना हो सके ना हम क्लास में रिवाइज कर लें और क्लास में याद हो जाए, तो घर जाके आपका इस पेपर का एफर्ट बहुत कम हो जाएगा। इस पे आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो पेपर है एफर्ट कम लग रहा है और आपको रिवॉर्ड यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। कम पढ़ के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और मान लो इस पेपर में आपकी एग्जामेशन आ गई, जो कि बहुत इजी है लाना। क्यों इजी है? क्योंकि हमारे पास क्या बेनिफिट है, अभी भी बहुत सारे सीएमएस कैसे सोचते हैं, भाई नहीं पढ़ के जाएंगे या रट के पढ़ के जाएंगे। तो अगर आपका पेपर बाकी सबके कंपैरिजन में बेटर है, तो मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे ही ना। तो हमारे पास ये एड ऑन एडवांटेज तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि बाकी सब लोगों की अप्रोच, अभी भी मैक्सिमम लोगों की अप्रोच यही है। ठीक है। तो अगर हमें इस पेपर में एग्जेम्पशन मिल गई, तो एक बात बताओ, यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल गई और मान लो बाकी जगह पे हमारे पासिंग मार्क्स तो आ गए, पर एग्रीगेट में नहीं हो पा रहा, तो क्या यहाँ की एग्जेम्पशन आपको आगे बाकी सब्जेक्ट में काम आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल। तो इसीलिए हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि अच्छा इतना पढ़ लो कि 40 आ जाए। हमें क्या सोच के पढ़ना है कि ये पेपर खुद में तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, और दूसरी बात, एग्जेम्पशन आना बहुत ईजी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट कंपेरेटिवली जो अपनी इंटर की लॉ है ना, वहां से अच्छा कंटेंट है। वहां पे तो जैसे लेबर लॉज थी, वो आपको याद करने में बहुत ऐसा दिमाग लगता है। यहाँ पे जितनी भी अपनी लॉज है ना, उसमें 95% पोर्शन ऐसा है जो अंडरस्टैंडिंग वाला है। मतलब आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, कंपैरेटिवली अगर हम इंटर की बात करें उससे तो यहाँ पे आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे और यहाँ की एग्जामिशन आपके बाकी सब्जेक्ट में भी काम आएगी। तो इसीलिए अपनी अप्रोच क्या रखनी है, रट्टा मारना है क्या, इग्नोर करना है क्या पेपर को, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ना हमें रट्टे मारने हैं, हमें कैसे पढ़ना है, एकदम 100% कंसंट्रेशन से। अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी हमारी पढ़ने की, पहले हम वो समझते हैं, फिर चलेंगे आगे। अच्छा, सबसे पहले ये तो हमने बात कर ली कि आपको जो फोकस रखना है, वो फोकस हमारा किस पे रहेगा, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन पे। किस पे रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लॉ है, थ्योरी है। अच्छा, अब नींद भी आती है ना, हमने सीएमए किया ही क्यों था, कि हम प्रैक्टिकल पढ़ पाए। और आप तो पहला पेपर वहां पर भी, इंटर में भी और यहाँ पर भी क्या बोलोगे, क्या पढ़ाते हो, लॉ पढ़ाते हो, थ्योरी पढ़वाते हो, हम तो नहीं जा रहे। ऐसे सोचते हैं बहुत लोग, फिर क्लासेस लेते नहीं है, फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो अपनी अप्रोच रखनी है वो पहले से ही ऐसी रखनी है कि हमें नींद तो बिल्कुल भी नहीं आए। और वो नींद ऐसे नहीं आएगी जब आप इंटरैक्ट करोगे। एक क्या होता है, कम्युनिकेशन ओनली वन साइडेड रहे, मैं बोलती रहो तुम सुनते रहो, तुम कितना ही सुन लोगे, मेरी आवाज एक टाइम के बाद तो बोर ही करेगी। कुछ लोगों को अभी से बोर कर रही होगी, मे बी। हाँ, तो कुछ टाइम के बाद तो हम एक इंसान को नहीं सुन सकते, वो कितना ही अच्छा बोल रहा हो फिर भी हम नहीं सुन सकते हैं। हम कहीं खो जाएंगे, किसी से बात करने लग जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन कभी भी वन साइडेड रखनी है क्या, नहीं, वो हमें हमेशा कैसी रखनी है, टू साइडेड। तो अगर मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम भी रिस्पॉन्ड करो। तुम्हें क्या लगता है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो उसका आंसर करो। गलत ही तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे किसी को भी नहीं आता तो गलत होगा। गलत है, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, हमारी जो क्लास होगी वो कैसी बनेगी, इंटरैक्टिव। तो कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होगा, टू साइडेड। और हमें रट्टा नहीं मारना है, रीडिंग नहीं करनी है कि एक एक लाइन बैठ के रीड कर रहे हैं। रीड तो आप खुद भी कर सकते हो। हमें किस पे वर्क करना है, कंसेप्ट्स पे, कि क्या वो टॉपिक बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अपना अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको टॉपिक को ही समझा दिया। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं अपने नोट्स। और वो हमारे कैसे होंगे, हैंड रिटन नोट्स। देखो नोट्स, अब कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है ये टाइम वेस्ट है, कि हम पढ़ लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, बुक तो हमारे पास है ही। तो पहली जो चीज हमने अभी बात की, थ्योरी है, डेफिनेटली आपके पास क्या रहेगा, बोरियत का स्कोप तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लोगे उसमें। तो अगर आप सुन रहे हो और साथ के साथ हम उसके नोट्स बना रहे हैं, तो उससे क्या रहेगा, हमारे ईयर्स और हमारे हाथ दोनों काम कर रहे हैं। तो उतनी लेवल की हमें बोरियत आएगी क्या, वहां पे नहीं आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक तो ये रीजन है। पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है हमारा नोट्स बनाने का, देखो आपकी बुक में आपको पूरी लैंग्वेज, जो यहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको पूरी लैंग्वेज गिवन है। अपना एक मॉड्यूल रहता है जो अपना इंस्टीट्यूट का रहता है, वो तो है। वहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है और वहां पे प्रेजेंटेशन अजीब है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, सारे टॉपिक्स एक ही साथ आपको मिक्स करके दे देंगे। टॉपिक की हेडिंग नहीं है, बाइफरकेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ से क्या मिलेगी, एक नोट्स की बुक मिलेगी। तो वो नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, वहां पर भी लैंग्वेज है, क्योंकि हमें एग्जाम में तो अल्टीमेटली क्या लिख के आनी होती है, लैंग्वेज लिख के आनी होती है। पर वो लैंग्वेज भी आप पढ़ोगे। तो अभी जैसे हमने एग्जाम दिए, अपने 8 एग्जाम होते हैं, तो कितने टाइम का गैप आता है बीच में, एक दिन का भी नहीं आता। तो आपके पास क्या इतना भी टाइम है कि आप 400 500 600 पेज की बुक पढ़ के जा सको। पहले हम एग्जाम दे के आए हैं, बहुत अच्छा मूड होगा, हो भी सकता है, पर मान लो पेपर बिगड़ गया किसी चीज का, तो वैसे ही मूड खराब। चलो अच्छा भी हो गया तो भी क्या इतनी एनर्जी होगी क्या, कि ओ इतनी एनर्जी कि 600 पेज की बुक उठाएंगे, इतना छोटा छोटा फॉन्ट लिखा हुआ है, पढ़ के और उसको जाएंगे, पॉसिबल है, नहीं है। उस टाइम पे आपको नहीं समझ आएगा। तो उस टाइम पे आपके पास क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए, जो हम बनाएंगे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे हम फ्लो चार्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक क्या होता है, लैंग्वेज रीड करो सीधी सीधी, वो तो आपके पास लिखी हुई है। वो लैंग्वेज मान लो 4 पेज में आ रही है। अब वो 4 पेज को हमने कंप्रेस करके आधे पेज में कवर कर दिया, किस फॉर्म में, फ्लो चार्ट। तो जो भी कीवर्ड्स हैं वो सब कुछ हमारे पास यहाँ पे कवर हो गए, वो फ्लो चार्ट में कवर हो गए। तो उससे क्या रहेगा, एग्जाम से पहले जो आप वो 4 पेज पढ़ते, अभी वो आपको सिर्फ कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे, एक या आधा ही पेज मान लो। तो वो एग्जाम टाइम में आपके बहुत काम आएगा। तो अगर आपने एक दो बार बुक पढ़ ली तो आपको लैंग्वेज तो पता चल गई कैसे लिखनी होती है। अब आपको ओनली सिर्फ क्या पढ़नी होगी, वो नोटबुक पढ़नी होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्लास में क्या बना लेंगे, नोट्स। आपको ऐसे भी नहीं कि घर पे बनाने हैं,
मैंने घर पे दे दिए तो फिर तो हो गया, फिर तो 90% लोग नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए हम क्लास में पहले टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद हम वहीं पर ही उसके क्या बना लेंगे, साइमल्टेनियसली नोट्स बना लेंगे। तो अपने दो टॉपिक हो गए, पहले अंडरस्टैंडिंग कर लिया हमने, फिर हमने उसके क्या बना लिए, नोट्स। अब चलते हैं आगे। अब जैसे ही अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम वो चैप्टर के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, हमें आंसर्स भी डिस्कस करने हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। क्योंकि देखो, अगर आपको पता है ये टॉपिक है, आपने ये भी देख लिया कि ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन आता है, आपने आंसर कर दिया, इसका आंसर यस है या इसका आंसर नो है। क्वेश्चन जो आपका आया एग्जाम में, क्या वो आपसे ओनली ये पूछेगा कि यस लिखो या नो लिखो? आपको लिखने आना चाहिए। अगर आपको लिखने ही नहीं आएगा वहां पे, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में हम ये भी देख लेंगे कि उसका आंसर लिखना किस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, जब अपना पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, रिविजन। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उस चैप्टर को पूरा क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर मेरे पास काफी टाइम है, तो जैसे ही चैप्टर ओवर हुआ, उस नेक्स्ट डे पे ही वो चैप्टर का पूरा हम क्या कर लेंगे, रिवाइज, और एक से पूरी समरी बना लेंगे बोर्ड पे। पूरा चैप्टर आपका एक ही चार्ट में कवर हो जाएगा, तो रिविजन हो गया। और फिर फाइनली उस चैप्टर का क्या हो जाएगा, टेस्ट। अब चैप्टर छोटा है तो हम एक एक करके ले लेंगे, ठीक है, सॉरी बड़ा चैप्टर है तो एक एक करके टेस्ट ले लेंगे। और चैप्टर्स अगर मान लो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो 2 या 3 चैप्टर्स का कंबाइंड जैसे भी है वो हम बात कर लेंगे आगे, तो टेस्ट हो जाएगा। तो टेस्ट से क्या रहेगा कि आप पढ़ भी लोगे। एक तो आपको नॉर्मली बोलो कल पढ़ के आना, और एक क्या बोलो टेस्ट है वो पढ़ के आना, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब तो हो गए। अब जो मैं बात कर रही थी यहाँ पे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो अपना ओवरऑल चलेगा, यानी वो किसी स्टेप खत्म होने के बाद में नहीं आएगा, वो अपना स्टेप चलेगा ओवरऑल। और वो स्टेप अपना कौन सा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्या स्टेप है अपना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और आप ये मानो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एग्जैक्टली exactly. अब एक चीज सुनो, पहली बात तो ये, अगेन वही वाली चीज है कि हम सब अपना 100% डिवोशन देते हैं प्रैक्टिकल पे, थ्योरी को तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं। चलो ठीक है, तुमने मेरी बात मान भी ली, तुमने अपना जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है उसको डेवलप कर लिया कि ठीक है भाई, अब हम रट्टे नहीं मारेंगे, अभी हम क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को। ठीक है, समझ लिया, समझ तो सब कुछ लिया, पर जब कॉपी आई, टेस्ट कॉपी या एग्जाम कॉपी, और लिखने की बात आई, तो तुमने बस क्या लिख दिया, 2 लाइन में अपने आंसर या 3 लाइन में अपने आंसर को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है 5 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स। तुमने कितने में लिख दिया उसको, 3 लाइन में, कितने मार्क्स आ जाएंगे, 5 में से 5। सही भी होगा तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन 0 है। तो जब भी हम बात करें, देखो पहले ही लॉ का जो पेपर है, अपने आप पे देखो 2 रहेंगे सब्जेक्ट जो थ्योरी के रहेंगे। एक अपना इस ग्रुप का है लॉ, वो तो पूरा 100 मार्क्स का थ्योरी है। और एक जो अपना सेकेंड ग्रुप आएगा, ग्रुप 4, उसमें एक पेपर है ऑडिट, वो पूरा थ्योरी नहीं है, कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी है, बट मेजरली वो थ्योरी ही है। तो ये 2 थ्योरी है। इसके अलावा बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स है, वो सब कैसे रहेंगे आपके, प्रैक्टिकली रहेंगे। तो अब इतना सारा प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो और थ्योरी के पेपर्स इतने कम है, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जितना भी आप थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट करके आओ, लिख कर आओ, वहां पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे आपने खराब कर दिया, तो फिर वो पूरा इंप्रेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्या रहता है, 2 चीजें रहती है। एक तो क्या रहता है, अपने बुक में कोई टॉपिक है, और वो बुक का टॉपिक मान लो 3 पेजेस का दिया हुआ है। कितने पेजेस का है वो, 3 पेजेस का है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया, सिर्फ आपको ये चीज लिखनी है 3 मार्क के क्वेश्चन में। टॉपिक कितने पेजेस का है, 3 पेज का। और क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। अब 3 पेज को क्या आप 3 मार्क में लिख कर आओगे? अब जो लोग रट्टा मार के गए हैं, वो कैसे लिख कर आएंगे,
स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ 3 लाइन, बीच का कोई उठा लेंगे 2 लाइन जो अच्छे से याद आ रही हैं, और एंडिंग की 3 लाइन लिख देंगे। क्या आपको लगता है वो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए यहाँ पे? नहीं। वो 3 पेज का कंटेंट अगर आप ऐसे फर्स्ट या एंडिंग का पैराग्राफ लिख दोगे तो वो तो आंसर पूरा ही नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि वो पूरे 3 पेज में जो उसने समझाया है वो हम कैसे कंप्रेस करें और कैसे उसको 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए लिखें। और ये सब चीजें बोलने से आती हैं क्या? जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो, मान लो यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया एफएम का, अकाउंट्स का, टैक्स का, आपको करवा दिया सॉल्व सर ने, घर जाके आप नहीं पढ़ो, क्या बोलो आप? एग्जाम में हम डायरेक्टली लिख कर आएंगे, क्लास में तो पढ़ ही लिया ना। क्या आप बिना प्रैक्टिस करे एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हो? आपको याद रहेगा क्या? नहीं। तो सिमिलरली वैसे आप ये कैसे सोच लेते हो कि थ्योरी में हमने जो चीज क्लास में पढ़ी है या हमें समझ भी आ गई या हमने बुक भी पढ़ ली, आप उसको लिख पाओगे? जब लिखने की बारी आती है हमें समझ में ही नहीं आता कि लिखें कैसे, कौन सा टॉपिक लिखना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, वो टॉपिक लिख देते हैं जो रेलेवेंट होता ही नहीं है, पर तब तक आपका पेज भर गया। 3 मार्क में आप कितना ही लिख लोगे, फिर जो लिखना चाहिए था वो लिख नहीं पाते, फिर हम काटा पीटी करते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है, फिर आंसर को वापस लिखते हैं। तो एक तो अगर आपने काट दिया कोई क्वेश्चन, तो वैसे एग्जामिनर को क्या लग जाएगा, इसका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है, कंफ्यूज माइंड है। तो आपका इंप्रेशन एक तो वैसे थोड़ा सा वैसे हो गया यहाँ पे। दूसरी बात, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा? 3 मार्क का क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने मिनट, 6 से 7 मिनट या 5 से 6 मिनट लेने चाहिए। आपने कितने लिए? डबल। एक बार जो लिखा वो, फिर सोचा, फिर काटा, तो ऐसे करके आपने 15 मिनट खराब कर दिए। किसके लिए? 3 मार्क क्वेश्चन के लिए। अब ये देखो, तुमने 15 मिनट खराब करे, उसमें तुम एक 5 मार्क का क्वेश्चन और कर सकते थे। तो ऐसे अगर अपना 3-4 बार भी हो गया तो अपना पेपर तो 60-70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ। अब अटेम्प्ट ही 70 का हुआ है तो मार्क्स कितने आएंगे? कम ही आएंगे ऑब्वियसली। तो हमें हमेशा एम क्या करना है, अटेम्प्ट पूरा 100 मार्क का करना है, चाहे आता है चाहे नहीं आता। अब नहीं आता है तो 100 कैसे होगा? आता ही नहीं है तो 100 का अटेम्प्ट कैसे करें? गाने लिख कर आए क्या? बीकॉम नहीं है, गाने वाने तो आजकल वहां भी नहीं चलते हैं, तो क्या करके आए फिर? एग्जैक्टली अगर आपको कंटेंट नहीं आता, कुछ ना कुछ तो आता होगा। हमें इतना तो पढ़ना ही है हर टॉपिक को कि कुछ तो हम लिख ही आ सके। पूरा कंटेंट हमें आंसर नहीं भी बताना, बट हमें उसका बेसिक मीनिंग पता हो। तो अगर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं आता, आप छोड़कर आ गए, तो छोड़कर आए तो पहली चीज, आपका जो पूरा परसेंटेज होगा वो वैसे भी कम हो जाएगा। 100 में से मार्क्स मिलते हैं, अभी आपको 95 से मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, एग्जामिनर के माइंड पे क्या इंप्रेशन जा रहा है, किसको आता नहीं है, तो वो आपकी कॉपी भी अब आगे वाली चेक करेगा कैसे, और भी छोड़ा होगा या नहीं आता। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर आपने रट्टे वट्टे मारे हैं तो आप वैसे भी नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए हमें क्या रखना है, टॉपिक को इतना तो पढ़ लो कि हम उसका क्या लिख पाए, एटलीस्ट इंट्रो। तो कहाँ आपके 5 में से 0 आ रहे होते, अभी आपने मान लो इंट्रो भी लिख दिया, तो 5 में से 1 या 2 भी आ गए तो कम है क्या? अगर ये 1 या 2 कम लगे ना, तो सीधा क्या याद रख लेना, 39। तो वो 39 सोचते ही तुम्हें 1 मार्क्स भी कम नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा ही लगेगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और ये जो है, काटा पीटी नहीं हो, कितना कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है। अच्छा, एक तो क्या करा हमने, 3 पेज को कंप्रेस करा। मान लो बुक में कंटेंट 2 लाइन्स का है, बुक में कितना गिवन है, सिर्फ 2 लाइन का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, क्वेश्चन कितना आता है, 5 मार्क्स का। अब 2 लाइन की चीज को तुम्हें 5 मार्क्स में लिखना है, मतलब कम से कम 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखोगे उसको? अब अगर डायरेक्ट जाके एग्जाम में सोचोगे, पहली बात तो टेंशन स्ट्रेस आएगा। बहुत बच्चे तो स्ट्रेस में बैठ के फिर रोते भी एग्जाम में कि आंसू गिर रहे हैं, कितना घटिया पेपर आया है, ऐसे आ गया वैसे आ गया। और ये सब क्यों होता है? अब ये जो है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो 2 लाइन तुम्हें बोली है तुम इसको नहीं लिख सकते। ये है 2 लाइन, पर रिलेटेड तो होंगी किसी चीज से, कुछ कंटेंट होगा आसपास का, वो तुम्हें लिखना है। कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो कब आएगा, जब हमने उसकी प्रैक्टिस करी है। बिना प्रैक्टिस करे आप एग्जाम में डायरेक्टली जाओगे तो फिर अटेम्प्ट ही लगेगा और कुछ नहीं होगा। और अभी हम फाइनल लेवल पे हैं, तो पेपर का लेवल तो वैसा आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए क्या हम बिना प्रिपेयर्ड होके जाएंगे क्या? नहीं।
हम प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, तो इसीलिए हमें पहले से ही क्या करनी है, इतनी ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। अब तुम देखो तुम्हारे पास अभी से कितना टाइम है जून तक। अगर तुम हफ्ते में 2 भी आंसर्स लिखते हो, तो भी हमारे कितने सारे आंसर्स हो गए। एक हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम चालू ही कब करते हैं, 1 महीना पहले। अब 1 महीना पहले आप रिविजन करोगे या प्रैक्टिस करोगे राइटिंग की, पॉसिबल नहीं है। पर अभी ये काम करना होता है क्योंकि अभी हम फ्री हैं, क्लासेस भी अपनी कम होगी और सिलेबस भी अभी तो बिगिनिंग में तो इजी ही चलता है। तो अभी ये सारे काम करने हैं, जितना हो सके सारी प्रैक्टिस बिगिनिंग में हो गई, तो एंडिंग में आपको जो लास्ट के 2 से 3 महीने वहां प्रैक्टिस नहीं करनी है, वहां ओनली रिवाइज करना होता है। तो इसीलिए हम जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो कैसे करेंगे, साथ साथ। यानी जैसे ही हमने मान लो चैप्टर स्टार्ट किया और 1 या 2 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए, तो वो कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपको क्या दे दूंगी, क्वेश्चन। आप करके दिखाना, सही है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस हम क्लास में लिखेंगे कि करते कैसे हैं। फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर अपने आप भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारी अपनी क्या रहेगी, पढ़ने की अप्रोच रहेगी। और ये हो गया तो फिर थ्योरी के पेपर में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक, पानी वानी पी लो। ऑनलाइन में कुछ पूछना है कि यहाँ तक किसी को, या कुछ बताना हो कुछ भी। काम है। नहीं, क्योंकि देखो अपन चार्ट बनाते हैं ना, तो उसमें पेज ज्यादा ही लगते हैं। तो ठीक है, वैसे तो एक पतली सी और लगेगी शायद, बट वैसे ठीक है। फाइनल में हो भाई। कंटेंट तो आएगा। चलो ओके। अब ये तो सारी बातें हो गई एक्स्ट्रा। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना पेपर। पेपर नंबर क्या था, हाँ, और पेपर का नेम क्या है। हाँ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। हाँ, क्या होगा, तुक्का लगाओ मीनिंग। अच्छा, आते ही क्लास में हमसे पूछ रहे हो, हम तो पढ़ने आए हैं, तरीके हैं क्या ये आपके। क्या, हाँ हाँ हाँ, 40%। और नहीं, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे एक साथ नहीं पढ़ना है। हमारे पास यहाँ पे कितने वर्ड लिखे हुए हैं, 3। फर्स्ट वर्ड क्या है, कॉर्पोरेट। सेकेंड वर्ड क्या है, इकोनॉमिक। और थर्ड वर्ड क्या है, लॉ। अब जब तक हमें इन तीनों का इंडिविजुअल मीनिंग नहीं पता, हम एग्रीगेट मीनिंग कैसे पढ़ लें। फिर तो वो याद करने वाली बात हो गई ना, कि ये होता है बस याद कर लो। नहीं, कभी भी तुम थ्योरी या कुछ भी पढ़ो ना सब्जेक्ट ऐसा, तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअली हर एक वर्ड का मीनिंग देखना है, और उसके बाद ही हमें कंबाइन करके वर्ड्स का मीनिंग देखना है। तो मेरे पे 3 वर्ड देखने हैं, कौन से, कॉर्पोरेट, इकोनॉमिक और तीसरा लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, कॉर्पोरेट लॉ होगा और यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक लॉ। मतलब लॉज तो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं किसका, लॉ का। अब ये तुम पढ़कर आए हो इंटर में, तो आई एम अज्यूमिंग थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, लॉ क्या होती है। कानून, बस। लॉ पूछते ही कानून, ओके। हम्म, ठीक है। इसके अगर आपने एक्सीडिंग जाके कुछ काम किया तो क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। तो ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, एक तो हम वैसे ही इतने बिजी हैं, फिर रूल्स बनाए भी और रूल्स माने भी, क्यों टाइम वेस्ट करना है इतना। नहीं, कंपनी की छोड़ो, नॉर्मल लोगों की बात करते हैं अभी पहले। अच्छा, बस समझने के लिए, नहीं समझना क्या करोगी। हम्म, अरे समझना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शन थोड़ी चलता है यहाँ पे। मैं बोल दूं नहीं समझना, तुमने बोल दिया ठीक है मत मानो।
हाँ, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो लॉ का बेसिक मीनिंग तो हिंदी में तो यही होता है, कानून, है ना? और नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो लॉ हम क्या बोल सकते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ होती है रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, अब एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हमें समझ में आएगा कि लॉ बनाना जरूरी क्यों है अपनी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा रिसेंटली इंटर का रिजल्ट आया है ना? अगेन तुम्हारे इंटर में 8 सब्जेक्ट्स हैं। अब मान लो तुम्हारे जो 7 सब्जेक्ट्स हैं या 6 सब्जेक्ट मान लो, 4 यहाँ पे रहते हैं और 4 यहाँ पे रहते हैं। अब है ना, मार्क्स सुनना तुम्हारे कैसे कैसे मार्क्स आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स सेकंड वाले पेपर में आए हैं 60, 72, 65, और यहाँ पर आए हैं 67, 76, 54। ये कैसे मार्क्स आए हैं तुम्हारे? 3 ऊपर और 3 यहाँ पे। और अगर गलती से ये आ गया और यहाँ गलती से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा। पहले तो तुम ये गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों पेपर अलग अलग ग्रुप में है ना? एटलीस्ट एक में होते तो एक तो क्लियर हो जाता, ऐसा भी हो सकता था। दूसरी बात ये कि बाकी सब में तो इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स, थोड़े उनसे कम कर लेते भाई और किस में डाल देते? जो ये 2 पेपर्स बचे हुए उसमें डाल देते। अब तुम्हारा हो रहा है दिमाग खराब, और ऐसे मान लो बाकी तुम्हारे क्लासमेट्स की आ गई रैंक। अब जिनकी रैंक आ गई उनको बुलाया इंस्टीट्यूट ने, उनको मालाएं वालाएं पहनाई। तुम भी गुस्से में पहुंच गए वहां पे कि ये क्या कर रहा है और ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तुम उनसे लड़ने के लिए गए थे, पर तुमने वहां पे देखा कि वो रैंकर्स को और जो पास है उनको मालाएं पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, उनकी फोटो ले रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तुम्हें आया गुस्सा, तुमने उठाया एक पत्थर मोटा सा, और वो पत्थर जाके मार दिया वहां पे चेयरमैन के सिर पे। कि इतनी हिम्मत कैसे हुई? पहली बात तो हमें फेल किया और फिर जला रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे करके सर फोड़ दिया। सही है? और फिर सर फोड़ के और तुम घर आ गए, और जब तुम्हें किसी ने कुछ बोला तो तुम क्या बोल रहे हो? गलती किसकी है? उसकी है। उसने हमें फेल कैसे कर दिया? हिम्मत कैसे हुई? हमने इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके, नींदें खराब करके पेपर दिए हैं, और हमें उसने क्या कर दिया? फेल कर दिया। अब उसकी गलती है तो वो भुगतेगा, हम तो मारेंगे, और ज्यादा मुंह चलाओगे तो एक पत्थर तुम्हारे सर पर पड़ेगा। अब क्या ये तरीका सही है? ठीक है, आपको गुस्सा आया, आपके साथ हो गया, गलत नहीं थी आपकी गलती, फिर भी ऐसे बेकार मार्क्स आ गए, ठीक है। पर क्या ये ऑप्शन जो आपने चूज किया कि सर फोड़ दिया किसी का जाके, मारपीट कर रहे हो वहां पे जाके, क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही नहीं है? तो अब यहाँ पे अगर हमने कोई रेगुलेशन या रूल्स वगैरह नहीं बनाए होते, तो हर कोई अपने गुस्से के साथ डील करने के लिए ये काम करता नहीं करता? थोड़ी सी भी कुछ मैटर हो गया और गया कहीं पे और क्या कर दी? किसी का खून कर दिया, सर फोड़ दिया, मारपीट कर ली, चिल्ला लिया, ऐसे ही काम करेगा, परेशान कर रहे हैं लोगों को चलते फिरते। तो क्या यहाँ पे आप कह सकते हो ऐसी कंट्री में लोग रह पाते? उनको डर रहता कभी कोई सर नहीं फोड़ दे, कभी कोई कुछ नहीं कर दे, और आपको भी क्या रहता कि थोड़ा सा भी कुछ हो, हमें तो मारपीट करनी है। तो ऐसी कंट्री में लॉ, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन चाहिए नहीं चाहिए? अब इतने सारे लोग रहते हैं, अब अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग हैं तो वो क्या अडॉप्ट करते हैं? बातचीत कर लो और मैटर सॉल्व कर लो। और जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बातचीत से तो बात ही नहीं होती है, हाथापाई, जब तक हाथ नहीं चलेंगे तब तक तो उनकी मैटर सॉल्व नहीं होगा। बिना गाली बके बात नहीं होती उनसे। अब कोई कोई होता है ना जो गाली गलौज नहीं सुन सकता है, फिर तो मारपीट होएगी। तो ऐसे करके जब इतने सारे लोग हैं अपने कंट्री में, सबका माइंडसेट अलग अलग है, तो क्या आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब लोग अच्छे से रहेंगे जब तक कोई उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है? अगर आप कोई भी चीज वॉलेंट्री करते हो, वॉलेंट्री मतलब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, वॉलेंट्री करते हो तो कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। तो ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, ये हमें क्यों बनाने हैं? ताकि हमारी कंट्री में क्या रह सके? पीस, ऑर्डर
यूनिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें क्या हो पाए, मेंटेन हो पाए, पीस, ऑर्डर, यूनिटी और सिक्योरिटी, ये सब चीजें हमें चाहिए, इसीलिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? अच्छा, क्या हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी रूल अच्छे लगे ना, आप वो बना दो? लोगों को बोल दिया तो फिर इतने सारे लोग और सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन, वो क्या बोलेगा, मेरे अकॉर्डिंग ऑफिसेस खुलने चाहिए दिन के 3 बजे, क्योंकि मेरी नींद तो 1 बजे खुलती है। अपनी कोमल मैडम ये बोले कि क्लासेस कब से चालू होनी चाहिए, 12 बजे बाद, नींद नहीं खुल रही, तो उसका रूल अलग हो गया। तो हर किसी का रूल अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हम ये पावर लोगों को दे सकते हैं क्या? नहीं, सबका नेचर अलग है, सबके ओपिनियंस अलग है, तो ऐसे करके तो हमेशा ही क्या बनता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना है या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है? हमने भी क्या लिखा है, पीस। पीस कब आएगा, जब कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो इसीलिए हम ये पावर क्या लोगों को, इंडिविजुअल्स को दे सकते हैं क्या कि रूल्स बनाओ? नहीं, ये पावर किसके पास रहती है, गवर्नमेंट के पास रहती है। अब गवर्नमेंट, अच्छा जैसे हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, अपनी कंट्री कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेसी है क्या? बिल्कुल। हमारी कंट्री कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेसी। इसका मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी हम लोगों के ऊपर कोई रूलर है क्या, सच कोई किंग है या कोई रूल कर रहा है क्या? अभी नहीं, हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो अभी हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, अपने बीच में से ही किसको अपॉइंट किया है, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो हमारे बिहाफ पे क्या करेंगे, अपनी कंट्री को मैनेज करेंगे। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया, गवर्नमेंट बोलते हैं हम जिसे। अच्छा, अब जो अपनी गवर्नमेंट है, वो कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और कौन सी है, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है। तो अलग अलग लेवल्स पे हमारे पास में क्या है, गवर्नमेंट अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें ये रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें किस लेवल पे चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी चाहिए, और किस लेवल पे चाहिए, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे भी चाहिए। अब कुछ कुछ लॉ या कुछ कुछ हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो पूरी कंट्री पे सेम टू सेम एप्लीकेबल होते हैं। मतलब पूरी कंट्री पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको एप्लीकेबल करवाने ही पड़ेंगे। और कुछ कुछ रूल्स ऐसे हैं जो पूरी कंट्री पे नहीं, वो स्टेट स्पेसिफिक है। मतलब वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल होंगे। अलग अलग स्टेट पे अगर होंगे भी तो अलग अलग रूल्स होंगे, स्टेट टू स्टेट वो क्या करेगा, डिफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें लॉ बनानी है पूरी कंट्री के लिए, जो पूरी कंट्री पे एज इट इज एप्लीकेबल होगी। तो पूरी कंट्री के लिए लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो अगर हम सेंट्रल की बात करें तो एंटायर, अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनानी है, तो वो पावर किसके पास में है, सीजी। और स्टेट स्पेसिफिक अगर हमें कोई काम करना है तो वो पावर किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तुमने बचपन में पढ़ा होगा 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जो पावर्स किसकी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट में क्या आती है, जो पावर स्टेट गवर्नमेंट की। और कॉन्करेंट में दोनों की पावर्स जो है वो किस में आ जाती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो वो पावर्स उनको कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, कि कौन सी पावर सीजी के पास में है और कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। वो सारी पावर्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब अगर हम बात करें लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस कि लॉ बनती कैसे है। अच्छा, कैसे बनेगी लॉ, कल सोच लिया लॉ बनानी है, आज उठ के लॉ बना दी, परसों सबको माननी पड़ेगी, ऐसा? हाँ, पहले तो हमें एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव चाहिए कि ये रीजन है, ये प्रॉब्लम्स हो रही है अपनी कंट्री में, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तभी तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले क्या आएगी, प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का आप क्या निकालोगे, सोल्यूशन, आइडिया। तो सबसे पहले आइडिया आएगा। अब वो जो आइडिया है वो गवर्नमेंट के माइंड्स में भी आ सकता है डायरेक्टली, या हम लोग भी रेकमेंड कर सकते हैं पीपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक आइडिया, और उसके बाद बनेगा एक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, टेम्पररी या फाइनल,
ड्राफ्ट क्या होता है? टेम्पररी। यानी कोई भी चीज आप बना रहे हो तो क्या वो बनते एकदम परफेक्ट होगी क्या? नहीं। अभी बस आपने सोचा है उसको, तो आपने क्या बनाया? उसका ड्राफ्ट। और वो ड्राफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल। वो ड्राफ्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल। तो सबसे पहले क्या बनता है? एक बिल बनता है। बिल मतलब हमने सोचा कि हमें ये सारे लॉ बनानी है और वो हमने रिटन फॉर्मेट में लिख दिया। अब उसके बाद में ये जो बिल है, वो बिल कहाँ जाएगा? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल वाले लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब जो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है। प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। अगर सेंट्रल लॉ है तो वो किसके पास जाएगी? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अब ये दोनों हाउसेज में गई। पहले कहाँ गई? लोकसभा में। लोकसभा में मेजोरिटी मतलब 51% लोग कंसेंट दे देंगे तो ये बिल पास हो जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। वहां पर भी 51% लोग इसको कंसेंट दे देंगे, तो दोनों हाउसेज में हम कहेंगे कि क्या हो गया? ये बिल पास हो गया। अब जब दोनों हाउसेज में पास हो गया, उसके बाद ये कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास। फिर ये बिल किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। अब जो अपना प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट इस बिल को अपनी क्या देगा? असेंट, मतलब कंसेंट, अप्रूवल, कि हाँ ठीक है, और ये अपना उसके ऊपर साइन कर देगा। और जैसे ही इस बिल पे असेंट मिल गई किसकी? प्रेसिडेंट की, वैसे ही ये बिल किस में चेंज हो गया? एक्ट में चेंज हो गया। ये बिल किस में चेंज हो गया? एक्ट। और अगर स्टेट वाला होगा तो पार्लियामेंट में ना जाके कहाँ जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर में, और वहां पर असेंट आ जाएगी गवर्नर की। बाकी पूरा प्रोसेस सेम। तो इस तरीके से बनती है लॉ। तो लॉ क्या हुई? रूल्स एंड रेगुलेशन which are applicable on the entire people of the country। और ये जो लॉ हमने बनाई है, इसका मेन पर्पस टू सिक्योर पीस, ऑर्डर, सिक्योरिटी, यूनिटी, ये सब चीजें। और प्रोसेस क्या हुआ? सबसे पहले क्या आता है? आइडिया। उसका हम बनाते हैं ड्राफ्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल। बिल कहाँ जाता है? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर सेंट्रल वाला है, और अगर स्टेट वाला है तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? कंसेंट प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास। वो देगा अपना अप्रूवल, और जैसे ही अप्रूवल दे दिया, वैसे ही बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसको लिख लो एक बार। पहले तो है ना, एक सेकेंड, ये नेम लिख लो पेपर का। हो गया? डन। ये तो छोड़ दो।
ये लिख लो। ठीक है, चलो। अच्छा, अब अपने इसमें दो पार्ट्स हैं। कौन से दो पार्ट्स हैं? एक अपना कौन सा है, कॉर्पोरेट लॉस, और एक अपना कौन सा है, इकोनॉमिक लॉस। अभी हमने लॉ का मीनिंग तो देख लिया। अभी ये दो वर्ड का मीनिंग अपन कल देखेंगे, पर अभी हम क्या लिख रहे हैं कि अपना पेपर किस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये जो ओवरऑल पेपर है, ये अपना कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें जो अपने कॉर्पोरेट लॉस का पोर्शन है, इसे हम बोलेंगे पार्ट ए। ये जो है वो अपना कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का है। कॉर्पोरेट लॉस अपना कितना है? 60 मार्क्स। एंड देन जो इकोनॉमिक लॉस है, वो है अपनी 40 मार्क्स के। इकोनॉमिक लॉस कितने के हैं? 40। और इसमें भी जो ये अपना कॉर्पोरेट लॉस है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कॉर्पोरेट के भी कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। इसमें अपना फर्स्ट पार्ट है कंपनी लॉ। फर्स्ट है अपना कंपनी लॉ। सेकंड है अपना आईबीसी 2016। आईबीसी का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। और जो अपना थर्ड टॉपिक है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थर्ड टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देखो, जो इसमें अपना टोटल कितने मार्क्स का है? 60। इस 60 में से जो अपना कंपनी लॉ का पोर्शन है, वो है 40 मार्क्स का। पूरी कंपनी लॉ कितने मार्क्स की है? 40 मार्क्स की। देन ये 10-10 मार्क्स ईच। आईबीसी 10 मार्क्स एंड देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी 10 मार्क्स। अब जो अपनी कंपनी लॉ है, ये तुमने पढ़ी होगी इंटर में। तो कुछ कुछ चीजें तो सेम आएंगी, बिल्कुल सेम है। और कुछ कुछ कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, ऑब्वियसली बिकॉज हमें थोड़ा सा इलेबोरेटेड पढ़ना पड़ेगा। और कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा है जो अपने लास्ट ईयर नहीं थे। तो तुम्हें कंपनी लॉ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और काफी इजी। प्रॉब्लम तो किसी में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये इंटायरली ऐसा सब्जेक्ट है जो इजीली समझ में आ जाता है। अगर आपने ध्यान से सुना है ना एक या दो बार भी, तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कितना हो गया? 40, 10 और 10। और बाकी अपने 40 मार्क्स की क्या है? इकोनॉमिक लॉज है, ये भी लिख लो। इसमें
सबसे पहले आते हैं अपने सेबी लॉज, इसमें रेगुलेशन लिख दो, सेबी रेगुलेशंस, देन कंपटीशन एक्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी, एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड देन है अपना पेमा। फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजमेंट एक्ट। और एक और है इसमें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इसका वेटेज लिख लो। इसमें बस जो अपना फर्स्ट वाला टॉपिक है, सेबी रेगुलेशंस, ये 10 मार्क्स का है, बाकी सारे 5-5 मार्क्स के हैं। तो कंपटीशन एक्ट भी अपना 5 मार्क्स का है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंबाइंड 5 मार्क्स के हैं, देन ये सारे 5 मार्क्स ईच है। ठीक है, तो ये अपना पूरा सब्जेक्ट है, हो गए पूरे 100। ठीक है, अब जो अपने दो अपन ने लॉ तो पढ़ लिया, लॉ क्लियर है ना, लॉ क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि एप्लीकेबल होते हैं ओवर अ कंट्री, उसके लोग, ताकि क्या मेंटेन हो सके, पीस, ऑर्डर, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, ये सब चीजें आ सके। ठीक है, और ये किसने बनाई है लॉ, अगर सेंट्रल एक्ट है तो वो पावर किसके पास में है, सीजी। तो वहां पे क्या होगा, पहले पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस पे जाएगा, दोनों का कंसेंट आ गया, फिर जाके किसके पास, प्रेसिडेंट, तो बिल उससे क्या बन जाएगा, एक्ट, है ना, और उसमें है तो फिर वो गवर्नर का कंसेंट आ जाएगा। और बाकी जो दो वर्ड्स हैं, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक, उनका मीनिंग अपन कल देख के और कल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करेंगे, पार्ट ए का। ओके, चलो, थैंक यू।